मेरे प्यारे फार्मेसी के साथीदारों, आपका कलर फार्मा में तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वो टॉपिक है एसिड बेस इंडिकेटर। ज्यादातर एसिड और बेस टाइट्रेशन जो होता है उसमें जो इंडिकेटर आता है उसको एसिड बेस इंडिकेटर बुला करते हैं। कई बार उसको पीएच इंडिकेटर भी बोलते हैं क्योंकि उसका पूरा का पूरा डिपेंडेंसी पीएच के पर है। अगर पीएच चेंज हुआ उसका मतलब ये हुआ कि उसमें क्या चेंज होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्योंकि पीएच किसके पर डिपेंडेंट होता है, H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो पूरा का पूरा खेल किसके पे है, H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन पर। तो चलते हैं आगे क्या है। तो इंडिकेटर्स स्पेशली वो चीज है कि जो समय पे हमको कलर चेंज होके इंडिकेट करता है कि आपका टाइट्रेशन खत्म हो चुका है। स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं एसिड बेस की, तो हम आज बात करेंगे वो एसिड बेस इंडिकेटर की। तो एसिड बेस इंडिकेटर कैसा होता है, वो वीक एसिड्स और वीक बेस हो सकता है। तो वो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हम लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। वो क्या होता है, HIN that have a different color, मीन्स की सपोज के मैं कोई एक एसिड ले लेता हूँ, वो एसिड्स का नाम है HIN, H प्लस और IN माइनस, देन इट्स अ कॉन्जुगेटेड बेस। अगर ये डिफरेंशिएट होगा, डिसोशिएट होगा, तो उसमें से हमें क्या मिलेगा, H प्लस और IN माइनस मिल के आ जाएगा। तो उसका जो कलर होगा और इसका जो कलर होगा, ये दोनों कलर में चेंज दिखता होना चाहिए। अगर ऐसा चेंज दिखता है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए इंडिकेटर के तौर पे काम कर सकता है। तो ये weak organic acids that have a different color than its conjugated base and minus with the color change occurring over a specific and relatively narrow pH range। और ये जो कलर चेंज आता है वो कुछ स्पेसिफिक पीएच रेंज में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 से लेके 10 तक एक ही कलर आता है, ऐसा नहीं, कोई स्पेसिफिक रेंज में आना चाहिए। रेंज मींस कि प्लस माइनस विद इन 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स में उसका कलर चेंज दिखता होना चाहिए। ऐसा हो जाएगा तो वो इंडिकेटर के तौर पे यूज हो सकेगा। अब हम देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। इट इटसेल्फ एन एसिड और बेस। इसमें भी मैंने बताया कि वीक होना चाहिए। वो क्या होगा, वो आइदर एसिड्स होगा आइदर बेस होगा whose various protonated species have a different color। मैंने बताया कि उस दोनों का डिफरेंट प्रोटोनेटेड फॉर्म में उसके कलर डिफरेंट होने चाहिए। अगर उसके कलर अलग होंगे तो ही वो इंडिकेटर के तौर पे यूज हो सकेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होता है। टाइट्रेशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे पास ये जो ब्यूरेट है उसमें कुछ हम सोल्यूशन लेते हैं, ये कॉनिकल फ्लास्क में कुछ सॉल्यूशन लेते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन नोन होता है कि हम सब पहले से ही ज्ञात होता है, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अननोन होता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन पहले से हमें ज्ञात नहीं होता, हम जानते नहीं है भली भांति। तो अब क्या करेंगे, टाइट्रेशन सर के जो अननोन मैंने बताया उसका भी कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। तो देखते हैं कि क्या है। सो एन अल्कलाइन सॉल्यूशंस, ये क्या चीज है, अल्कलाइन सॉल्यूशन विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऑफ एसिड। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब ये हुआ कि उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी नोन है। तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एसिड विच इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट। तो अल्कलाइन जो था, अल्कलाइन सॉल्यूशन स्टैंडर्ड था, उसका कॉन्सेंट्रेशन नोन था, तो हम उससे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो नोन नहीं है, जो अननोन है, उसको मेजर करेंगे, वो केमिकली इक्विवेलेंट होना चाहिए। और तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इतना ही बेस उसके साथ रिएक्ट करना चाहिए। तो अभी इक्विवेलेंट पॉइंट, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट और थियोरेटिकल एंड पॉइंट, ये सभी चीज एक ही है। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें एक पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, जो ऊपर का ऑब्जेक्टिव हमें फुलफिल करता है। फुलफिल करता है उसका मतलब ये हुआ कि जब अमाउंट ऑफ एसिड वो इक्विवेलेंट हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ बेस के साथ, तब हम उसको बोलेंगे कि हमारा एंड पॉइंट आ गया, हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, हमारा स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट आ गया। तो चलो उसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म और पॉसिबिलिटीज में बताता हूं। मैं केस नंबर 1 लेता हूं कि हमें जो एसिड और बेस लिया है
वो एसिड और बेस हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। उसका मतलब ये हुआ है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक साथ जुड़ने के बाद वो जो बनाते हैं उसका एंड पॉइंट आता है, उसका सॉल्यूशंस जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल होगा। तो हमें कुछ ऐसा इंडिकेटर चाहिए कि जो न्यूट्रल पे हमें कलर कुछ दे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात होगी। अब बताता हूं केस नंबर 2 क्या चीज है। तो उस केस नंबर 2 में क्या है कि सपोज एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके साथ जो बेस है वो वीक है, और हमारे साथ जो वीक एसिड्स है उसके साथ जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस केस में हमारी जो पीएच आएगी वो एग्जैक्टली 7 नहीं आएगी। तो उस केस में थोड़ा बहुत एसिडिक साइड होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड हमने यूज किया है। उस केस में थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आएगा यहाँ पे। तो उस केस में वो बेसिक की साइड होगा क्योंकि हमने क्या यूज किया है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये केस नंबर 2 बताता है कि पीएच एग्जैक्टली 7 नहीं आएगी। ये होने का रीजन है कि जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट का भी हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें कुछ पीएच मिलती है, वो हम बताएंगे कि वो पीएच पे हमारा इंडिकेटर कुछ कलर देना चाहिए। तो ये 2 केसेस हो सकते हैं, उससे ज्यादा कोई केस नहीं हो सकते। तो अभी एग्जैक्ट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एग्जैक्टली एसिड और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए, आयोनाइजेशन कांस्टेंट चाहिए। सपोज मैं बता दूं कि हमारा एक इक्वेशन वो करता था ऐसा, pH = pK प्लस लॉग सॉल्ट अपन एसिड्स, एक इक्वेशन था। तो हमें क्या बताते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, एक आयोनाइजेशन कांस्टेंट चाहिए। वो आइदर Ka भी हो सकता है और Kb भी हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं तो फिर दूसरा क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। कॉन्सेंट्रेशन मींस कि यहाँ पे हमें क्या लेना है, भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेना है। अगर वहां पे हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा तो हम कुछ एग्जैक्टली पीएच निकाल कर आ जाएंगे। वो जो निकलेगी पीएच, वहां पे हमारा इंडिकेटर कुछ कलर चेंज देना चाहिए। ठीक है, चलो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर वही चीज है, चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो पीएच कम हो जाती है। पीएच कम हो जाती है, जो कुछ भी कलर आता है वो एक कलर है। अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो हमारा पीएच क्या हो गया, बढ़ गया। अगर हमारा पीएच बढ़ गया तो जो कुछ कलर आता है, तो ये जो 2 कलर है, ये कलर और ये कलर वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं अप्रोक्सीमेटली एक कलर कुछ ऐसा है तो हमारा दूसरा कलर कुछ ऐसा होना चाहिए। तो क्या होगा कि हम इंडिकेट कर पाएंगे, हम उसका डिफरेंट निकाल पाएंगे। तो स्टोरी सारी किसके पे चलती है, H+ के कॉन्सेंट्रेशंस पे। फिर कलर चेंज इंटरवल ऑफ द इंडिकेटर, ये क्या है कि भाई ऐसा जैसे 1-2 H+ का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा तो एब्रप्ट एकाएक आपका कलर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इंडिकेटर इज दैट द चेंज फ्रॉम द प्रीडोमिनेंट एसिड कलर से डायरेक्टली वो अल्कलाइन कलर पे नहीं जाएगा। उसमें भी क्या होता है कि थोड़ा बहुत इंटरवल होता है पीएच का। जो पीएच का इंटरवल होता है वो जगह पे, वो रेंज पे ही वो हमें कलर चेंज देगा, वरना तो वो कलर पे चेंज हमें वो रेंज पे मिलेगा। एसिड बेस टाइट्रेशन, इट इज पॉसिबल टू सेलेक्ट द इंडिकेटर विच एग्जिबिट द डिस्टिंक्ट कलर। वो मैंने बताया कि आपका कलर कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए एट पीएच क्लोज टू दैट करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट पॉइंट। देखो हमारा एसिड बेस का इंडिकेटर, हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन चलता है और हम निकालते हैं कि भाई एसिड बेस का टाइट्रेशन करके हमें करीबन कुछ पीएच आती है, हम ले लेते हैं 8.9। तो हमें ऐसा इंडिकेटर ढूंढना है कि जो इंडिकेटर हमें 8.9 पे कलर देना चाहिए। क्या देना चाहिए, कलर, उसके बिना नहीं हो सकता। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए। अब आप ऐसा लेके आ जाओगे कि 2.3 पे कुछ कलर देता है तो ये नहीं चलेगा। हमें ऐसा चाहिए कि वो ही पीएच होनी चाहिए जो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पे सॉल्यूशंस में जो पीएच होती है।
एक थियरी चलती है, उसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड थ्योरी। तो कलर चेंज आर बिलीव टू ड्यू टू, अगर इसमें कलर चेंज होता है, आपको भी थोड़ा पता होगा कि कलर चेंज होने का रीजन क्या होता है, कि उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होता है। अगर उसमें स्ट्रक्चरल चेंज होता है ना, तो ही उसमें कलर चेंज आ सकते हैं। जैसे मैं बता दूं कि जैसा जैसे कंजुगेटेड बढ़ता जाएगा, कंजुगेशन बढ़ता जाएगा, ऑर्गेनिक में टर्म आता है कि कंजुगेशन बढ़ेगा तो आपका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो उसमें क्विनोइड्स और रेजोनेंस फॉर्म, दो फॉर्म आया करते हैं, एक रेजोनेंस फॉर्म होता है और एक क्विनोइड्स फॉर्म होता है। तो क्विनोइड्स फॉर्म कैसे होके आता है, ऐसा जो होता है एक क्विनॉल है, उसके बेसिस पे क्विनोइड स्ट्रक्चर आया है। तो मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। इस तरह के ये फिनोफ्थैलिन का स्ट्रक्चर है। देखो ये कुछ फिनॉल है, ये भी कुछ फिनॉल है, ये कुछ ईस्टर है, ठीक है, और ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है। ओके, अब क्या चीज चलेगी, तो ये जो साइक्लिक ईस्टर है ना, इसको बोलते हैं लैक्टोन। क्या बोलते हैं, लैक्टोन। अब ये जो फिनोफ्थैलिन है वो कलरलेस होगा एसिडिक में, नो कलर। जैसे जैसे बेस आप डालते जाओगे तो बेस क्या करेगा, बेस पूरा का पूरा हाइड्रोलिसिस कर देगा। किसको हाइड्रोलाइज कर देगा, तो वो इस तरह से यहां से हाइड्रोलिसिस करके एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा तो एक अल्कोहल मिलेगा और एक COOH मिलेगा। तो देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब जैसे आप OH बढ़ाते चलोगे तो ये OH जो बेस है, ये जो फिनॉल का प्रोटॉन होता है वो एसिडिक होता है, तो यहाँ से उसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे वो क्विनॉन जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ एक बार यहाँ पे आता है, एक बार दूसरी बार यहाँ पे आता है, ये दोनों क्विनॉन के स्ट्रक्चर हो गए। आप थोड़ा बहुत ज्यादा बेस डालोगे तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलते चलेगा और आपके दोनों ही H निकल के ये स्ट्रक्चर आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्या होता है। तो डिटेल मैकेनिज्म कुछ ऐसी है, मैंने बताया कि लैक्टोन का हाइड्रोलिसिस होता है पहले स्टेज में। द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली द लैक्टोन रिंग इन वन, ये वन में जो दिया है वो ओपन टू यील्ड सेकेंड, दिस इज ये वन ट्राइफिनाइल कार्बोनाइल। कार्बिनॉल है वो जो अल्कोहल है मिथेनॉल, मिथेनॉल का दूसरा नाम हो सकता है कार्बिनॉल, ठीक है। वो तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर 2। अभी स्ट्रक्चर 2 में आप और डालोगे तो ऐसा बताया मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया है कि डालते चलोगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल स्ट्रक्चर 2, ये जो बताया है, अंडरगो द लॉस ऑफ वाटर, क्या करेगा, OH आएगा, डिहाइड्रेशन करके वाटर निकाल देंगे और रेजोनेंस आयंस मिलेंगे थर्ड। ये एक दूसरे में घूमते चलते हैं, इसीलिए वो रेजोनेंस पे बताए हुए हैं। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देते चलेगा, ये ऐसे ऐसे करके ऐसा हमें मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से वो भी इस रिवर्स साइड में आ सकता है, विच इज रेड कलर। ये उसका रेड कलर कुछ होता है रेजोनेटिंग फॉर्म में। अगर आप उसमें ज्यादा OH डालोगे, फिनोफ्थैलिन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक अल्कली, तो फिर रेड कलर फर्स्ट प्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद आप pH चेंज हो जाएगी तो रेड कलर उसका डिसअपियर हो जाता है। ज्यादातर उसको पिंक कलर जैसा ही बोलते हैं, तो फोर्थ में कलर चला जाएगा अगर आप OH माइनस ज्यादा डालोगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन विद दिस इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम बिटवीन द एसिडिक फॉर्म INA, मैंने बताया पहले कि वीक एसिड्स और वीक बेस हो सकते हैं इंडिकेटर के तौर पे। तो यहाँ पे एसिडिक फॉर्म है जो INA है एंड बेसिक फॉर्म है वो INB है। उसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं जो मैंने बताया था। ये जो सॉल्ट का इक्वेशन, नहीं सॉल्ट सॉरी बफर का जो इक्वेशन आता था हेंडरसन हेसलबच इक्वेशन से, हम ऐसा इक्वेशन बनाएंगे। तो ये बनाएंगे तो हमें यहाँ पे जो pK1N है डैश, उसको बोलते हैं एपरेंट इंडिकेटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, एपरेंट इंडिकेटर कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा उसके जैसा ही इक्वेशन है जैसे हेंडरसन हेसलबच इक्वेशंस था। अब क्या चलेगी, ऑब्जर्व द कलर ऑफ इंडिकेटर इन द सॉल्यूशंस इज डिटरमाइंड बाय द, अभी उसका जो रेशियो चलेगा, देखो सपोज बेस ज्यादा हो गया
तो INB डिवाइडेड बाय INA होगा, ये ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो अगर ये ग्रेटर देन 10 होगा तो log 10 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा कि PH इज इक्वल टू PK1 डैश प्लस 1। ठीक है, अगर बेस बढ़ गया, अब हम सोचते हैं कि सपोज एसिड बढ़ गया, IN डिवाइडेड बाय INA डिवाइडेड बाय INB बढ़ गया, 10 से ज्यादा हो गया। अब उसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि 10 से तो ज्यादा है, तो INB डिवाइडेड बाय IN, चलो ठीक है 10 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं कि PH इज इक्वल टू PK1 एंड डैश प्लस log 1/10 डालेंगे। तो 1/10 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1। तो अभी हमें क्या मिलेगा कि PH इज इक्वल टू PK1 एंड डैश -1। अल्टीमेट गोल ये हुआ कि जो कुछ भी आपका इंडिकेटर है वो इंडिकेटर का कलर कहाँ पे आएगा, उसका जो एपेरेंट इंडिकेटर कांस्टेंट होगा, उसका जो एपेरेंट इंडिकेटर कांस्टेंट होगा उसका +-1 पे आ जाएगा। अगर उसका +-1 पे है कलर चेंज तो ही हम उसको आगे ले जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वैल्यू मैंने जो एक्सप्लेन किया वही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बेसिक फॉर्म ज्यादा हो जाता है एसिडिक फॉर्म से। तो डिटरमाइनेशन बाय द विजुअल कलर, अगर बहुत ज्यादा 10 से ज्यादा है तो आप अपने आंखों से उसका कलर चेंज निकाल सकते हो। अगर नहीं है तो बहुत कम कंसंट्रेशन में आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे निकालना होता है। अगर हम देखें तो टाइट्रेशन चलता है तो बोथ द इंडिकेटर, बोथ द फॉर्म्स आर प्रेजेंट, दोनों फॉर्म वहां पे प्रेजेंट ही होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन। बट ह्यूमन आई, जो हमारी आंख है, उसकी लिमिटेशन होती है, वो डिटेक्ट कर पाती है आइदर टू कलर व्हेन वन ऑफ देम इज प्रेजेंट, दोनों में से एक कलर ज्यादा होगा तो ही वो कलर चेंज दिख पाएगा, वरना नहीं दिख पाएगा। तो एसिड कलर क्या है, जब मैंने बताया कि ये जो रेशियो है INA डिवाइडेड बाय INB वो अप्रोक्सीमेट 10 और 10 से ज्यादा हो जाए तो हमें एसिड कलर मिलेगा, और ये इक्वेशन ऐसा कुछ आएगा। बेसिक कलर क्या है, अल्कलाइन कलर क्या है, जो हमारा जो INB है यहाँ पे चेंज हो गया वो 10 से ज्यादा है तो हमें अल्कलाइन कलर मिलेगा। पेनोप्टलीन के केस में अल्कलाइन का कलर पिंक होता है, एसिड के केस में वो कलरलेस होता है। तो फिर चले नेम ऑफ द सम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मैंने यहाँ पे बताए हैं। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा रेंज बता दूं, तो देखो हम कैसे याद रखेंगे उसको। फिनोप्टलीन सबको याद होता है, तो फिनोप्टलीन फिर ले लो, पी लगा दो यहाँ पे, फिनोप्टलीन फिनॉल रेड, फिर रेड लगा दो यहाँ पे, मिथाइल रेड, फिर मिथाइल लगा दो यहाँ पे, मिथाइल ऑरेंज, ऐसा चलाओगे तो हो जाएगा। देखो पहले से लेके पहले ले लो, लास्ट वाला ले लो, पहला वाला ले लो, ऐसे चलना है क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर है, पूरा हम नहीं याद रख सकते, पर ये चार तो हमें रखना ही। फिनोप्टलीन, फिनॉल रेड, मिथाइल रेड और मिथाइल ऑरेंज। अब आप देखोगे तो उसका हम 3 से स्टार्ट करें, 3 + 1.5 अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये रेंज आ जाएगी। ये जो आती है उसमें +1.5 करेंगे तो कुछ ये करीबन आ जाएगी। ये जो आता है उसमें 1.5 जैसा करेंगे तो कुछ करीबन ये आ जाएगी। ये करेंगे 1.5 तो ये कुछ आ जाएगा। तो अभी ये जो यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि जो फिनॉल रेड है और फिनोप्टलीन है, जो पी वाले हैं, वो बेसिक साइड पे होते हैं। और हम बता दें कि ये जो फिनोप्टलीन है वो बेस में रेड कलर देता है। तो यहाँ से हमने शुरू किया था, तो जो बेस में रेड, उसका इंडिकेटर का रेंज आप देख लीजिए। कौन से इंडिकेटर है, बेसिक इंडिकेटर। कौन से इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका जो PKIN नंबर है वो कुछ करीबन इसके बीच में होगा, क्योंकि उसका +-1 में हमें रखना है। तो ये जो फिनॉल रेड है, फिनोप्टलीन है, वो सब कलर देते हैं, कहाँ पे देते हैं, बेसिक साइड में, तो रेड कलर देते हैं। बाकी के ऊपर वाले हमें कलर देते हैं तो कैसे देते हैं, और एसिड में रेड देते हैं। बाकी का जो ऑरेंज है तो यहाँ पे ऑरेंज आएगा, और ये जो रेड है तो यहाँ पे येलो आ जाएगा। इस तरह का थोड़ा इंपॉर्टेंस था हमारा इंडिकेटर का। यहाँ पे टाइप्स दिए हैं, यूनिवर्सल और मल्टीपल रेंज इंडिकेटर। यूनिवर्सल में सब जगह पे चलता है। बाय मिक्सिंग सुटेबल इंडिकेटर, आप दो सुटेबल इंडिकेटर को मिक्स कर दीजिए
और मे बी ऑफ्टन द कंसिडरेबल पोर्शंस ऑफ द पीएच रेंज, थोड़े बहुत पीएच रेंज, जैसे कि हमने देखा होगा लेबोरेटरी में पीएच स्ट्रीप आता है, तो ये क्वांटिटेटिव टाइट्रेशंस के लिए नहीं यूज होता, सिर्फ आपको क्वालिटेटिव कि भी इतना कुछ पीएच होगा तो वो निकालने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉयड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट पीएच, कलरीमेट्रिक मेथड से हम उसको निकाल पाएंगे। एक दूसरा होता है मिक्स्ड इंडिकेटर। अगर आपको बहुत शार्प एंड पॉइंट चाहिए तो आप दो इंडिकेटर को डिजायर टू हैव अ शार्प कलर चेंज, बहुत ही छोटे इंटरवल में आपको कलर चेंज चाहिए, जैसे कि मैं बता दूं 4.8 है और आपको 4.9 पे कलर चेंज चाहिए, सॉरी 5.2 पे कलर चेंज चाहिए, इतने में ही कलर, यहाँ पे सपोज येलो है तो यहाँ पे कुछ रेड होना चाहिए, ऐसा शार्प कलर चेंज चाहिए, तो आपको मिक्स्ड इंडिकेटर चाहिए। वो नॉट इजीली सीन विद दिस ऑर्डिनरी एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे नहीं होते, पर उसका जो पीकेआईएन वैल्यू है अपेरेंट एसिड इंडिकेटर कांस्टेंट, तो वो क्लोज टुगेदर होना चाहिए, तो ही आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ी बातें थी इंडिकेटर की, वो हमने देख ली। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको फ्रेंड को भी भेज दीजिए, तो दैट कैन आल्सो लर्न समथिंग अबाउट द इंडिकेटर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हमारे साथ जुड़ रहने के लिए।